दोस्तों, आज की कहानी हमें दिल्ली के चाणक्यपुरी के मनोज कुमार ने भेजी है, जिन्होंने अपने जीवन में होने वाले एक सनसनीखेज रहस्यमयी हॉरर एक्सपीरियंस को हमसे शेयर किया है। तो चलिए सुनते हैं उनके जीवन का अद्भुत अनुभव। दरअसल बात ये नवंबर 2021 की है, जब मनोज को अपने एक दोस्त की शादी में यूपी के प्रतापगढ़ जिले के एक गांव में जाना था। उसका दोस्त विकास उसी के साथ कॉलेज में पढ़ता था, जिसकी शादी तय हो गई थी। इसी कारण मनोज को भी वहां पर जरूर पहुंचना था। मनोज ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से अपनी रिजर्वेशन कराई लखनऊ तक के लिए, और वहां से एक बस में बैठकर बढ़ चला प्रतापगढ़ की ओर। प्रतापगढ़ बस अड्डे पर पहुंचकर उसने एक मिनी बस ली, जो कि उसे प्रतापगढ़ से पट्टी नामक स्थान पर ले जाने वाली थी, जहां पर उसके दोस्त का गांव था। तो उसने वो छोटी बस जल्दी से ली। अब समय हो चुका था, रात के लगभग 8 बजने वाले थे और उस बस में भी यात्री बहुत कम थे। पर मनोज को पहुंचना भी जरूरी था, इसलिए बगैर किसी बात की परवाह करते हुए वह उस बस में चढ़ गया। हालांकि बस अड्डे पर ज्यादातर यात्रियों ने उस ओर जाने से मना किया था, क्योंकि आगे के लिए वाहन या कोई सवारी नहीं मिलती। इसीलिए लोगों ने कहा था कि सुबह ही आगे की ओर बढ़े या किसी को फोन करके वहां से बुला लिया जाए। पर मनोज ने बिना किसी को डिस्टर्ब किए अपनी मंजिल को पाने के लिए आगे बढ़ना ही उचित समझा। उसने सोचा, शादी वाला घर है, कोई भला इतनी दूर मुझे लेने कैसे आएगा। चलो मैं एक बार पट्टी पहुंचकर वहां पर कॉल कर दूंगा, या वहां से भी कोई लोकल वाहन लेकर जैसे तैसे गांव पहुंच जाऊंगा। इसीलिए उसने उसी बस को लेना मुनासिब समझा। बस में बैठने के बाद उसने देखा कि थोड़ी ही देर बाद बस वीरान जंगलों के बीच से गुजरने लगी। दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल और वीराना। बस के अंदर भी अंधेरा था और सड़क पर भी जहां तहां इक्का दुक्का वाहन ही देखने को मिल रहा था। धीरे धीरे बस हाईवे से हटकर कच्ची सड़कों की ओर बढ़ने लगी, जहां का नजारा एकदम ही भयानक होता जा रहा था, क्योंकि वहां ना तो बिजली की व्यवस्था थी और ना ही कोई वाहन आदि सड़क पर चल रहे थे। मनोज का टाइम पास नहीं हो रहा था, तो उसने ड्राइवर को बोला, अरे ड्राइवर साहब, जरा गाने चला दीजिए, कम से कम समय तो कट जाएगा। ड्राइवर बोला, नहीं भाई, इस रास्ते पर हम गाने नहीं चलाते, क्योंकि यहाँ पर कुछ ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं गाड़ी वालों के साथ, जिसकी वजह से हम यहाँ से रात को निकलना भी पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरी की वजह से हमें कभी कभार यहाँ से जाना पड़ता है। मनोज क्योंकि साइंस का स्टूडेंट था, इसलिए वह ड्राइवर और कंडक्टर की बातों पर मन ही मन हंसने लगा। उसने कहा, देखो आजकल के ज़माने में भी कैसे कैसे लोग हैं जो जरा छोटी मोटी बातों पर ऐसे डर कर बैठे हैं जैसे कि कोई ऐसी घटना हो जाएगी जो कि बिल्कुल हॉरर फिल्मों की तरह होगी। ऐसा सोच सोच कर वह हंस रहा था। उसके लैपटॉप में भी चार्जिंग नहीं बची थी, नहीं तो वह अपने लैपटॉप पर ही कोई मूवी या कोई गाने लगाकर सुन लेता। बस आगे बढ़ी चली जा रही थी, दोनों ओर विशालकाय जंगल और उसको चीरती हुई वो बस। 2-4 गिने चुने यात्री ही थे, जिनमें से 1-2 यात्री अपना स्टैंड आने पर उतर भी चुके थे। अब मनोज थोड़ा परेशान होने लगा। उसने सोचा, सफर तो कट नहीं रहा, क्या करूं। तभी उसने खिड़की से बाहर देखा कि थोड़ा मौसम बदल चुका है
ठंडी हवा चल रही थी। मनोज ने अपनी विंडो बंद कर दी क्योंकि बहुत तेज ठंडी हवा अंदर आ रही थी। जैसे ही विंडो बंद की, मनोज ने विंडो में से देखा कि बाहर सड़क के किनारे कोई एक आइसक्रीम की रेहड़ी खड़ी हुई है, जिस पर कोई एक व्यक्ति और उसके साथ एक महिला आइसक्रीम बेच रहे हैं। मनोज थोड़ा हैरान हुआ कि सर्दी के महीने में आइसक्रीम, जरूर कोई अजब ही बात है इस सड़क पे। फिर उसने कंडक्टर से जिक्र किया, अरे भैया ये सड़क पे आइसक्रीम क्यों बेच रहे हैं? क्या यहाँ सर्दियों में भी आइसक्रीम खाने का रिवाज है? यह सुनते के साथ ही मानो कंडक्टर की आंखें एकदम चौड़ी हो गई। उसका चेहरा एकदम लाल हो गया और डर के कारण उसकी जुबान जैसे हलक से निकल भी नहीं रही थी। मनोज को लगा कि शायद कंडक्टर की तबीयत खराब हो गई है। उसने बोला, भैया पानी पियोगे क्या? मगर कंडक्टर बिल्कुल स्तब्ध होकर बैठ गया, जैसे कि उसका पूरा शरीर फ्रीज हो गया हो। अब मनोज ने यही बात ड्राइवर को बोली तो ड्राइवर सुनकर जैसे एकदम चौंक गया। उसने बोला, अरे भाई ये तुमने क्या देख लिया? इन सब बातों को छोड़ो, तुम जल्दी जल्दी अपनी मंजिल पर पहुंचने की प्लानिंग बनाओ, क्योंकि मौसम भी खराब होने वाला है और ऐसी जगहों पर रात गुजारना सेफ नहीं है। हो सके तो आप किसी को कॉल कर दो जो आपको बस स्टैंड पर लेने आ जाए। धीरे धीरे बस में से सारी सवारी उतर चुकी थी। अब केवल मनोज, ड्राइवर और कंडक्टर ही बैठे थे। कंडक्टर रेगुलर मनोज की ओर देखता जा रहा था तो कभी खिड़की से बाहर, न जाने उसको क्या हो गया था। पर मनोज ने सारी सिचुएशन को नॉर्मल ही समझा। उसने कहा, ये सब असुविधाएं तो ऐसी जगहों पर होती ही रहती हैं, आखिर है तो बैकवर्ड एरिया ही। भला इन जगहों पर दिल्ली या मुंबई जैसी सुविधाएं कहाँ होंगी? अभी मनोज ये सब बातें सोच ही रहा था कि अचानक उसने सामने की ओर ड्राइवर के शीशे में से झांक कर देखा तो एक आइसक्रीम की रेहड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ी थी, जिस पर एक महिला थी। परंतु ऐसा लग रहा था कि शायद ये रेहड़ी ड्राइवर को नहीं दिख रही थी, क्योंकि ना तो उसने गाड़ी की रफ्तार कम की और ना ही ब्रेक लगाया। यह देखकर मनोज जोर से चिल्लाया, अरे अंधे हो क्या? जल्दी ब्रेक लगाओ। उसकी बात सुनकर ड्राइवर सकपका गया और उसने गाड़ी को मंदा किया और ब्रेक लगाकर साइड में खड़ा कर दिया। ड्राइवर बोला, क्या साहब, रात में आपको क्या मजाक सूझ रहा है? चलती गाड़ी को आपने क्यों रुकवाया? क्या बात थी? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई? मनोज बोला, अरे तुम्हें वो इतनी बड़ी आइसक्रीम की रेहड़ी नहीं दिखाई दी? अभी उसके ऊपर बस चढ़ा देते। ड्राइवर बोला, क्या साहब, कहाँ है रेहड़ी? किधर दिखाई दे रही है रेहड़ी? यहाँ तो कोई रेहड़ी दूर दूर तक नहीं है। अब मनोज ने भी आगे और पीछे की ओर देखा तो वहां पर ना तो कोई आइसक्रीम की रेहड़ी थी और ना ही कोई महिला। मनोज सोचने लगा, मुझे तो रेहड़ी दिखाई दी थी, ऐसा क्या हो गया? अब थोड़ा सा मनोज के अंदर भी डर की स्टार्टिंग होने लगी। बाहर जोर जोर से हवाएं चलने लगी और बिजली भी कड़कने लगी। ड्राइवर ने दोबारा से बस स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन बस है कि स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब ड्राइवर थोड़ा गुस्सा होकर बोला, लो साहब, कर दिया आपने काम खराब। अब ये तो बस वैसे ही पुरानी है, कहीं की कहीं रुक जाती है और आपने झटके से इंजन रुकवा दिया। अब ये स्टार्ट भी नहीं हो रही। इस वीराने में, इस जंगल में अब मैं हेल्प के लिए कहाँ जाऊंगा और आपको कैसे आपके स्टैंड तक पहुंचाऊंगा? मनोज ने पूछा, मेरा स्टैंड कितनी दूर है? ड्राइवर बोला,
सर आपका स्टैंड सिर्फ 5 से 7 किलोमीटर दूर है। अगर आप सीधा सीधा पैदल जाएंगे तो आगे रेड लाइट क्रॉस करके आपका स्टैंड आ जाएगा और मुश्किल से आपको आधा घंटा पैदल चलना पड़ेगा और आप वहां तक पहुंच भी सकते हैं। मगर ध्यान रहे, रास्ता अनसेफ है, किसी पर विश्वास न करें या हमारे साथ ही बैठे रहे। कोई दूसरा वाहन आने पर हम आपको ड्रॉप करवा देंगे। बक्स को देखते हुए मनोज बोला ठीक है और वो बस के अंदर बैठा रहा। उधर कंडक्टर और ड्राइवर उतरकर बस की खराबी को ठीक करने की कोशिश करने लगे। उन्होंने फोन करने की भी कोशिश की लेकिन कोई सहायता नहीं मिल पा रही थी। धीरे धीरे रात का समय भी होता जा रहा था तो ऐसे में मनोज से रहा नहीं गया। वो बोला धीरे धीरे तो रात बढ़ती ही जाएगी, क्यों ना मैं पैदल ही चलकर आधा पौने घंटे में रास्ता कवर कर लेता हूँ और वहां से कोई ना कोई साधन गांव के लिए मिल ही जाएगा। ऐसा सोचकर मनोज ने अपना बैग उठाया और ड्राइवर और कंडक्टर से बोला ठीक है भाइयों, मैं अपने स्टैंड के लिए निकल रहा हूँ। आप एक काम करो, आपकी गाड़ी ठीक हो जाए तो आप अपने हिसाब से चले जाना। कंडक्टर की हालत कुछ खराब थी। मनोज को देखकर वह थोड़ा हैरान था पर वह कुछ नहीं बोल पाया। ड्राइवर ने बोला अरे सर, थोड़ा और रुकने की कोशिश करो ना, हो सके तो हमारे साथ ही चल लेना या कोई वाहन आ जाए तो आप उसमें चले जाना। ऐसे अकेले जाना आपके लिए सुरक्षित नहीं है इस जंगल से। मनोज बोला अरे यार, तुम ऐसी बातें करते हो, मैं भला डरने वालों में हूँ? क्या है यहाँ पर, कुछ भी तो नहीं है। आधा घंटा मैं ऐसे चलूंगा जैसे जॉगिंग कर रहा हूँ और उसके बाद कोई ना कोई मिल ही जाएगा। और इस बीच अगर तुम्हारी गाड़ी ठीक हो जाए तो तुम आ जाना और मुझे बैठा लेना। टेंशन की तो कोई बात है ही नहीं, बेवजह ही आप टेंशन ले रहे हैं। और वैसे भी मुझे शादी में जल्दी पहुंचना है, कहीं लेट ना हो जाऊं, वरना मेरा दोस्त विकास परेशान होगा। ड्राइवर और कंडक्टर के लाख मना करने के बाद भी मनोज सुनसान और अंधेरे रास्ते पर आगे की ओर बढ़ चला। अभी मुश्किल से 10 मिनट ही चला होगा कि उसने देखा रास्ता एकदम वीरान और अंधेरे वाला होता जा रहा है और ठंड ऐसे बढ़ती जा रही थी जैसे कि मानो कोई हिल स्टेशन हो। मनोज ने पीछे मुड़कर देखा तो दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मनोज ने सोचा कि कहीं मैंने ये गलत फैसला तो नहीं लिया, पर जब मैं आगे बढ़ ही चुका हूं तो पीछे मुड़ने का तो अब सवाल ही नहीं उठता। इसीलिए मनोज और तेजी से जल्दी जल्दी आगे की ओर बढ़ने लगा। अभी वह मुश्किल से 5 मिनट ही और चला था कि सामने उसे कुछ ऐसा नजर आया जैसे कि कोई हल्की हल्की रोशनी हो रही हो। मनोज ने सोचा इतने अंधेरे में क्या हो सकता है। थोड़ा और आगे चलने पर उसने देखा जैसे कोई गाड़ी या कोई वाहन खड़ा हो, मगर जैसे ही वो चीज उसकी रेंज में आई तो उसने देखा ये तो आइसक्रीम की एक रेहड़ी है। आइसक्रीम की रेहड़ी को देखकर मनोज थोड़ा हैरान हो गया। वो सोचने लगा ये क्या चक्कर है, इतने वीराने सुनसान में भला कोई आइसक्रीम क्यों बिकेगा। उस रेहड़ी को और पास से देखने के लिए वह आगे की ओर बढ़ता जा रहा था। रेहड़ी से अभी वह कुछ ही दूरी पर था कि उसने देखा कि एक औरत आइसक्रीम की रेहड़ी पर खड़ी है और साथ ही खड़ा है उसका एक छोटा सा बच्चा। हैरान होकर मनोज धीरे धीरे भारी कदमों से आगे की ओर बढ़ने लगा। एक तरफ तो वह हैरान था कि इतनी ठंड में आइसक्रीम की रेहड़ी का क्या मतलब, दूसरी ओर उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे जिनको जानने के लिए वह धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। मनोज को अपनी ओर आता देखकर बच्चा खुशी से जोर जोर से चिल्लाने लगा, खाना खाना आ गया खाना, हमारा खाना आ गया। यह सुनकर मनोज पूरी तरह से डर चुका था
और डर और हैरानी की वजह से उसकी आवाज भी नहीं निकल पा रही थी। वह सोचने लगा कि बच्चा ऐसा रिएक्शन क्यों दे रहा है। मनोज ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस बच्चे की मम्मी ने पलटकर मनोज की ओर देखा। उसका चेहरा देखकर मनोज मानो पूरी तरह से कांप गया, मानो 4000 वोल्ट का उसे झटका लगा हो। उसका चेहरा आधे से ज्यादा झुलसा हुआ था, जैसे मान लो किसी आग में वो बुरी तरह से जल चुकी हो। मनोज वहां से निकलने की जल्दी जल्दी आगे बढ़ने की सोचने लगा और उसने अपने कदम तेज बढ़ा दिए। तभी वो महिला बोली, ठहरो साहब, कहाँ जा रहे हो? आइसक्रीम तो खाते जाओ। मनोज, जो कि पहले से ही डरा हुआ था, उसकी आवाज सुनकर एकदम घबरा कर बोला, कौन हो तुम? और इतनी रात में यहाँ पर क्या कर रही हो? ये कोई सीजन है आइसक्रीम बेचने का? तभी वो औरत बोली, अरे साहब, डरते क्यों हो? मैं तो आइसक्रीम बेचने निकली थी, मेरे पति भी मेरे साथ थे। वो अभी अभी आगे ढाबे की ओर गए हैं खाना लेने के लिए। दरअसल मेरे बच्चे को ना जोरों की भूख लग रही थी, उसको खाना लेने के लिए वो अभी अभी ढाबे की ओर गए हैं। ये बेचारा बहुत भूखा है, इसलिए इसी के लिए खाना लेने गए हुए हैं वो। अब मनोज को थोड़ा समझ में आया कि शायद इसीलिए बच्चा बोल रहा था, खाना आ गया, खाना आ गया। मनोज ने अपने आप को समझाया, उफ, मैं भी कितना बेवकूफ हूं यार, जरा सी बात को समझने में कितना डर गया। एक तरफ तो मैं विज्ञान पढ़ता हूँ, दूसरी तरफ इन छोटी मोटी बातों में उलझ के रह गया। पर फिर उसने सोचा, कोई बात नहीं, सर्दी का सीजन है, रात में ऐसा हो ही जाता है। चलो मैं इससे एड्रेस पूछ लेता हूँ, आगे का रास्ता पूछ लेता हूँ, शायद ये कुछ मेरी हेल्प कर पाए। मनोज ने उस औरत से आगे का रास्ता पूछा तो वह बोली, अरे साहब, पैदल कहाँ तक चलेंगे आप एक काम कीजिए, आगे ढाबा है, मैं अपना बच्चा आपके साथ भेज देती हूँ, ये आपको ढाबे तक ले जाएगा और वहाँ पर कोई ना कोई सुविधा आपको मिल जाएगी आपके घर तक पहुँचने के लिए। मनोज, जो कि पहले से ही थका हुआ था, उसे उसका आइडिया अच्छा लगा। वो बोला, ठीक है। फिर उस औरत ने अपने बच्चे से कहा, जा बेटा, साहब को ढाबे तक छोड़कर आ। बच्चा धीरे धीरे मनोज के साथ चलने लगा और मनोज भी आगे बढ़ने लगा। रास्ते में मनोज ने ऐसा महसूस किया कि जैसे वो बच्चा चल नहीं रहा बल्कि उड़ रहा है। मनोज ने तेज तेज चलना शुरू कर दिया, लेकिन बच्चा तब भी उसी तरह से उसके साथ आगे बढ़ता जा रहा था। बिना हिले डुले वह आगे बढ़ रहा था, उसकी टांगों में भी कोई हरकत नहीं हो रही थी। ऐसा देखकर मनोज को अब थोड़ा खौफ महसूस होने लगा। वह सोचने लगा, कहीं मैं किसी भ्रम में तो नहीं फंसता जा रहा, क्या हो रहा है ये सब। मनोज ने और जल्दी जल्दी चलना शुरू कर दिया। उसने देखा बच्चा भी उसके पीछे पीछे उसी स्पीड से चलता आ रहा है और उसकी टांगों में कोई हलचल नहीं हो रही। वह ऐसे चल रहा है मानो कि वह धीरे धीरे उड़ता हुआ चल रहा हो। अभी वह कुछ ही देर तक चल पाए थे कि आगे कुछ रोशनी सी नजर आई। मनोज समझ गया कि यही वो ढाबा होगा। बच्चे ने अपने हाथ से इशारा किया और बोला, वो रहा ढाबा, खाना खाना मिलेगा वहीं, ढाबा खाना। मनोज बच्चे की आवाज सुनकर थोड़ा सा हैरान तो हुआ, लेकिन अब उसे ढाबा देखकर कुछ उम्मीद भी जाग रही थी, इसलिए वह जल्दी जल्दी दौड़ता हुआ ढाबे की तरफ पहुंचा। ढाबा कुछ पुराने समय का अवश्य लग रहा था, लेकिन अपने आप में संतुष्ट करने वाला था। वहां पर
काफी सारे बर्तन रखे हुए थे। मनोज ने अंदर घुसते ही जो नजारा देखा, उसे देखकर वह एकदम हैरान रह गया। वहां पर 10-11 लोग बैठे हुए थे और वे सभी गिलास में कोई शरबत टाइप की चीज पी रहे थे। मनोज ने गौर से देखा कि किसी भी व्यक्ति के पास कोई वाहन नहीं था, क्योंकि ढाबे के आगे कोई भी वाहन नहीं खड़ा हुआ था। अब मनोज का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसने सोचा कि ये सभी लोग यहाँ पर आए कैसे होंगे जब कोई वाहन ही यहाँ पर नहीं है। उसने नजर दूसरी ओर दौड़ाई तो सामने एक बड़ा भारी बरगद का पेड़ था, जिसके नीचे 10-11 रेहड़ियां आइसक्रीम की खड़ी थी। ये सब देखकर मनोज का दिमाग एकदम सुन्न सा रह गया। अब मनोज के दिमाग में कुछ कुछ ख्याल आने लगे थे कि कहीं वह किसी लूप में या किसी अद्भुत शक्तियों के बीच तो नहीं फंस गया। मनोज ने वापस मुड़कर देखा तो जो बच्चा उसके साथ आया था वह भी गायब था। मनोज को कहानी समझते देर न लगी। वह समझ गया कि अवश्य ही कुछ दाल में काला है, क्योंकि ढाबे में ना तो कुछ खाने पीने की व्यवस्था थी और सभी लोग गिलास में कुछ शरबत टाइप का ड्रिंक पी रहे थे। न जाने ये क्या था। मनोज के वहां पहुंचते ही सभी लोगों ने एक साथ मनोज की ओर देखा और सभी लोग एक साथ देखकर बोले, आज के खाने का जुगाड़ हो गया, खाना आ गया, खाना आ गया। यह सुनते के साथ ही मनोज जल्दी जल्दी बाहर की ओर भागने लगा और जैसे ही वह सड़क पर आया, उसने देखा कि उसके पीछे वे सभी 10-11 लोग अपना अपना गिलास फेंक कर इस कदर भाग रहे हैं जैसे कि वो चल ना रहे हों बल्कि उड़ रहे हों। किसी की भी टांगों में कोई हलचल नहीं थी। मनोज ने और तेजी से भागना शुरू कर दिया। उसका सांस फूलता जा रहा था, उसका शरीर एकदम सुन्न होता जा रहा था। बर्फ की जैसी ठंडी सांसें उसके दिमाग को सुन्न करती जा रही थी। दिमाग के साथ साथ मनोज की टांगों ने भी जवाब दे दिया था, लेकिन अब सवाल जिंदगी और मौत का था। इसलिए ना चाहते हुए भी मनोज रुक नहीं सकता था। वह और जोर से अपनी संपूर्ण ताकत लगाकर भागने लगा। तभी पीछे से आवाजें आने लगी, खाना 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 खाना। यूं ही मनोज ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे का नजारा देखकर वह हैरान रह गया। उसके पीछे 10-11 आइसक्रीम की रेहड़ियां चली आ रही थी, जिन सभी पर एक न एक आदमी खड़ा था और वो तेजी से अपनी रेहड़ी दौड़ाते हुए मनोज के पीछे भाग रहे थे। मनोज भी अपनी पूरी जान लगाकर भागा चला जा रहा था। तभी अचानक मनोज ने सामने कुछ लाइट देखी। लाइट को देखकर मनोज को कुछ उम्मीद जागी कि शायद कोई मेरी हेल्प कर दे, लेकिन जैसे ही वो पास पहुंचा वो देखकर हैरान रह गया। ये वही औरत थी जिसने अपना बच्चा बेचकर मनोज को ढाबे का पता बताया था। ये आगे बीच रोड पर खड़ी थी अपनी रेहड़ी लेकर। अब आगे एक रेहड़ी जिस पर औरत और वही बच्चा, और पीछे आइसक्रीम की 10-11 रेहड़ी जिस पर सभी वो लोग जो ढाबे में शरबत सा कुछ पी रहे थे। दोनों तरफ से ही ये लोग मनोज के ऊपर हावी होने लगे। अब मनोज को कुछ नहीं सूझ रहा था। तभी उसे अचानक याद आया और वह जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। दोनों तरफ से आइसक्रीम वाले उसकी ओर बढ़े चले जा रहे थे। मनोज ने अब अपनी आंखें बंद कर ली। वह गिर चुका था और मन ही मन वह भगवान को याद करने लगा। वह सोचने लगा कि अब शायद मैं नहीं बच पाऊंगा। उसने अपना अंतिम समय निकट मान लिया और वह जोर जोर से हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। तभी वही बच्चा मनोज के पास आकर मनोज की गर्दन पर अपने दांत गड़ाने ही वाला था और दांत गड़ाने से पहले वह बोला, खाना मिल गया, खाना मिल गया। जो ही उस बच्चे ने
मनोज की गर्दन में दांत गड़ाने की कोशिश की। मनोज बुरी तरह से सदमे के कारण बेहोशी के आगोश में चला गया और वह पूरी तरह से शांत होकर सड़क पर बेढाल होकर लेट गया। सभी लोग उसके चारों ओर घेरा बनाकर अपनी अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। अब मनोज पूरी तरह से निष्क्रिय हो चुका था, मानो उसकी आत्मा उसके शरीर को किसी भी पल छोड़ने वाली थी। तभी वहां एक जोरदार आवाज के साथ अपूर्व शांति हो गई। अगले दिन मनोज की आंखें एक सरकारी हॉस्पिटल में खुली। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो बेड पर लेटा हुआ है और साथ में बैठा हुआ है उसका दोस्त विकास और उसके घर के एक दो लोग। मनोज हैरान हो गया कि मैं यहां पर कैसे पहुंचा। उसके दोस्त ने सारी घटना मनोज को कह सुनाई कि कैसे वह हाईवे पर पड़ा हुआ था और किसी हादसे का शिकार हो गया था। शायद किसी लुटेरे ने उसे लूटा होगा या कोई बात हुई थी। फिर बस वाले ड्राइवर और कंडक्टर ने थोड़ी देर में वहां पहुंचकर उसको सड़क के किनारे पड़े हुए पहचान लिया और उसे उठाकर तहसील के सरकारी अस्पताल में भर्ती करा दिया। साथ ही साथ उन्होंने आसपास के गांवों में ये खबर भी भिजवा दी कि जिस किसी व्यक्ति की शादी होने वाली है एक दो दिन में, उसके यहाँ कोई बाहर से लड़का आ रहा था और वो सरकारी अस्पताल में भर्ती है। मनोज की खुशकिस्मती थी कि उस समय आसपास के दो तीन गांवों में सिर्फ विकास की ही शादी तय हुई थी और उसी की शादी अगले दिन होनी थी, जिस वजह से विकास के घर संपर्क किया गया। और विकास को जब ये सूचना मिली तो वो तुरंत अपने साथियों के साथ अस्पताल पहुंचा। अस्पताल में मनोज को देखकर विकास एकदम हैरान हो गया कि यह घटना इसके साथ कैसे हुई होगी। और फिर सारी रात वहीं बैठकर उन्होंने होश में आने का इंतजार किया। पुलिस वालों ने मनोज का बयान दर्ज किया और अज्ञात हमलावरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली, क्योंकि मनोज समझदार था। उसे पता था अगर मैं यह सारी घटना पुलिस को बताऊंगा तो कोई भी मेरी बातों का विश्वास नहीं करेगा। फिर मनोज ने सारी घटना अपने दोस्त विकास को कह सुनाई। तब कहीं जाकर विकास ने एक किस्सा सुनाया जिसको सुनकर मनोज हक्का बक्का रह गया। विकास ने बताया कि यह लगभग पिछली साल गर्मियों की घटना है, जब हाईवे पर पड़ने वाली एक आइसक्रीम की फैक्ट्री में आग लग गई थी। वहां पर काम करने वाले वर्कर रात में वहीं सो जाया करते थे, क्योंकि उन गरीबों का और कुछ सहारा भी नहीं था। रात में अचानक लगी आग से कम 1.5 से 2 दर्जन लोग झुलस कर मर गए थे। और अक्सर रात को हाईवे पर आते जाते लोगों को अपनी आइसक्रीम की रेहड़ी के साथ उनकी आत्मा लोगों को नजर आ जाती है और कई बार उन्हें वश में करके शिकार कर लेती है। इस तरह के रात में कई हादसे पहले भी हो चुके हैं, इसीलिए रात में उस हाईवे से कोई नहीं गुजरता। यह सुनकर विकास के रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि अब उसे एहसास हुआ कि वह कितने बड़े हादसे से बाल बाल बचा है। विकास ने भगवान का धन्यवाद
किया और फिर से मन ही मन हनुमान चालीसा का पाठ करने लगा। सभी लोग अस्पताल से मनोज को डिस्चार्ज कराकर घर ले आए और शादी की धूमधाम में जुट गए। लेकिन मनोज का दिल अब भी कहीं ना कहीं हाईवे की उस घटना की ओर सोचकर बार बार सहम सा जा रहा था, क्योंकि उसको 1% भी यकीन नहीं हो रहा था कि इस दुनिया में ऐसी पारलौकिक शक्तियां भी मौजूद हैं। पर अपने साथ ऐसी घटना होने के बाद आज उसका विश्वास अटूट हो चुका था कि ईश्वर के साथ साथ बुरी शक्तियां भी इस दुनिया में मौजूद हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? ऐसी ही और अनेकों डर और खौफ से भरी कहानियां सुनने के लिए अवश्य सब्सक्राइब करें हमारे चैनल रियल हॉरर स्टोरीज को और बेल आइकन जरूर दबा दें ताकि नई कहानी का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच सके। ज़्यादा से ज़्यादा रिश्तेदारों और दोस्तों को शेयर करें और कमेंट्स में अपने एक्सपीरियंस अवश्य लिखें। कहानी को लाइक अवश्य करें, क्योंकि आपके लिए इस प्रकार की कहानियां तैयार करने में हमें दिल और जान से जुटना पड़ता है और आपके एक लाइक मात्र से हमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस मिलता है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर किसी डर और खौफ से भरी हॉरर कहानी में। तब तक के लिए आप अपने होस्ट कैप्टन सिंह को इजाजत दीजिए। जय हिंद।